चर्चा है हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोगों की जिनके चलते हम समस्त भारतीयों को शर्मिंदा होना पड़ता है। चर्चा है एक ऐसे वाकये की जिसने हम समस्त भारतीयों को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया है कि हम कितने बड़े दोगले हैं। मेरे प्यारे साथियों, घटना देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर नॉर्थ ईस्ट की कुछ छात्राएं जो यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ फ्रीलांसर कुछ वर्क भी करती थी, दूसरे फ्लोर के रहने वाली महिला पुलिस की प्रेजेंस में पहले वो पुलिस को लेकर आती हैं, अपने साथ में एक पुरुष को लेकर आती हैं और उन बच्चियों के साथ में बदसलूकी करती है। बदसलूकी में आरोप लगाया जाता है कि तुम मसाज पार्लर पर काम करते हो। बहुत ही पर्सनल और निंदाजनक टिप्पणी की जाती हैं। ऐसी टिप्पणियां जिसमें अक्सर आप सुनने को मिलते हैं, किसी को चिंकी, किसी को मोमोज, पता नहीं किस किस तरह से मसाज पार्लर। यहाँ के लोगों की जो बनावट है, जिस तरह की चेहरे की बनावट है, जिस तरह की वेशभूषा है, ये हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का एक पार्ट है। क्या आप खान-पान से पहचानेंगे? किसी को मोमो कहकर पहचानेंगे तो राजस्थानियों को क्या दाल बाटी कह के पहचानेंगे? बिहारियों को क्या चोटी लिट्टी चोखा कह के पहचानेंगे? चल क्या रहा? मेरे प्यारे साथियों, घटना देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर नॉर्थ ईस्ट की कुछ छात्राएं जो यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ फ्रीलांसर कुछ वर्क भी करती थी, अपने घर में किसी काम के लिए उन्होंने एक टेक्नीशियन को बुलाया। एसी फिटिंग चल रही थी। एसी फिट कराते समय कुछ कचरा निकला, घर में जाकर गिरा दूसरे व्यक्ति के नीचे। जिन व्यक्ति के घर में जाकर वो गिरा, वो लोग चढ़कर ऊपर आए और आकर के पूर्वोत्तर की इन छात्राओं को भला बुरा कहने लगे। भला बुरा इतना कि मैं आपके सामने उन शब्दों का इस्तेमाल करते भी अपने आप को बहुत छोटा पाता हूं। एक ऐसे शब्द जो अक्सर आपको गली चौराहों पर सुनने में मिल जाते थे एक समय तक। भारत ने जैसे जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी को लोगों के बीच में बहुत अच्छे से विकसित किया, आजकल ये दौर धीरे धीरे थमा जरूर है, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल उसी वायरस की तरह है जो कभी जाति सूचक शब्दों के रूप में हुआ करता था। हमारे देश ने जाति सूचक शब्दों के लिए कानून बना लिए, लेकिन हमारे ही देश में दक्षिण भारतीयों को कलर से संबोधित करना, उत्तर भारतीयों में क्या कहते हैं उसको, पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें नस्लीय आधार पर रेसिस्ट कमेंट करना कब तक सही रहेगा, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा वाकया घटा जहां पर बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान उन बच्चियों के खिलाफ दिए गए। उनको इस तरह से प्रताड़ित शब्दों में किया गया जो कि शायद सुनने पर आप भी सहन ना कर पाएं। जानकारी के अनुसार एक घटना घटती है जहां पर बच्चियों के सामने दूसरे फ्लोर के रहने वाली महिला पुलिस की प्रेजेंस में पहले वो पुलिस को लेकर आती हैं, अपने साथ में एक पुरुष को लेकर आती हैं और उन बच्चियों के साथ में बदसलूकी करती है। बदसलूकी में आरोप लगाया जाता है कि तुम मसाज पार्लर पर काम करते हो। बहुत ही पर्सनल और निंदाजनक टिप्पणी की जाती हैं। ऐसी टिप्पणियां जिसमें अक्सर आप सुनने को मिलते हैं, किसी को चिंकी, किसी को मोमोज, पता नहीं किस किस तरह से मसाज पार्लर। ऐसे ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल अपने आप में प्रतिबंधित होना चाहिए, उन शब्दों का उपयोग करके उन्हें, ये बिल्कुल आज हमको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है कि हम भारतीय किस तरह से हैं, हम कितने दोगले हैं। ये वो बयान है जो एक दूसरे की तरफ कहे गए। उन बयानों को आप चाहें तो एक बार के लिए देखकर पढ़ लीजिएगा। साथियों, आरोप है कि आरोपियों ने एसी लगाने वालों के साथ बदसलूकी की थी। कह रहे थे कि ड्रिल करने पर जो उनकी धूल गिरी है, उसके चलते उन्होंने इतनी बदसलूकी कर दी। एसी एसी वाला जो चश्मदीद है जिसने लगाया था, मशीन लगाया था, वो बताने लगा कि साहब मुझे भी धमकी दी गई थी। और उस बच्ची से जब पूछा गया तो उसने कहा कि भाई हमारे साथ में इस तरह की मतलब हरकतें लोगों के द्वारा की गई। देश में ये चर्चा बहुत बड़ी विवाद का कारण बनी। बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे सोशल मीडिया पर उठाया गया, सीएम को टैग किया गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के द्वारा भी इसका प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध किया गया। काफी सारे वीडियोस बाहर निकल कर आए। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के जो सीएम्स हैं या फिर वहां के प्रतिनिधि हैं, वो धीरे धीरे बयान देने के लिए बाहर आने शुरू हुए। परिणाम स्वरूप देश के अंदर सरकार, जो दिल्ली के अंदर बैठी हुई रेखा गुप्ता सरकार है, उन्होंने रेस्पॉन्सिव तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस के साथ मिलकर के उचित कार्रवाई की और उसका आश्वासन दिया। उन लोगों से मुलाकात की जो इस तरह की घटना से पीड़ित हो रहे थे। ये पूरा इंसिडेंट बताना मेरा उद्देश्य आपको नहीं है। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर विचारने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं आपके साथ इस सेशन को साझा कर रहा हूं। दिल्ली सीएम ने उन बच्चियों से मुलाकात की और यह आश्वस्त किया कि ऐसा फिर नहीं होने देंगे। कपल जिसने इस तरह का अब्यूज किया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हमारे देश में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई। साथियों, ये केवल एक घटना थी। इससे पहले ही साल 2025 के आखिर में दिसंबर में कुछ ऐसा घटा जिसके चलते सोशल मीडिया पर एंजल चकमा के लिए आग लग चुकी थी। मतलब लोग बार बार उसके लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ था? एंजल चकमा नामक बच्चे को, जो त्रिपुरा का निवासी था, उसे उत्तराखंड में लोगों ने पीट-पीट कर मार दिया था। उत्तराखंड के अंदर हुई इस घटना का पूरे देश में विरोध हुआ। त्रिपुरा के एंजल और उसके भाई को 6 लोगों के द्वारा गंभीर तरीके से लहूलुहान कर दिया गया। उसे नस्लीय टिप्पणी की गई और उसके साथ जो बर्ताव हुआ, वो पूरा देश न्याय की मांग में ही रहा। घटनाओं पर प्रतिक्रिया स्वरूप उनकी गिरफ्तारी भले ही हो गई हो, लेकिन ये कौन-सी मानसिकता है जिसके चलते ऐसी-ऐसी घटनाएं रजिस्टर होती हैं? 2025 अक्टूबर में कमला नगर दिल्ली के अंदर भी एक ऐसी ही घटना को देखने को मिली। इंदौर मध्य प्रदेश से घटना देखने को मिली। अहमदाबाद गुजरात से ऐसी घटनाएं देखने को मिली। हमारे देश के अंदर हमारे ही देश के लोगों को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, हम देश प्रेम की बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं कि पूर्वोत्तर की तरफ कोई आंख उठा के तो देखे, हमारी चिकन नेक पर कोई हाथ लगा के तो देखे। शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चाइना कैसे नजर गड़ा सकता है? आप नजर गड़ाने की बात करते हैं, आपने तो खुद नजर लगा रखी है। इस पूर्वोत्तर को आपने अपनी शान बना रखा है, कितना खूबसूरत हमारा पूर्वोत्तर है। उस पर अगर बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बयान दे दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं। चाइना नजर उठा करके देख ले कि नहीं, अरुणाचल को मैं अपना बोलता हूं, या डोकलाम के पास पहुंच करके, या
आपके क्या कहते हैं इसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन की नजर गड़ती है, या पाकिस्तान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास नजर डालता है कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएं, पूर्वोत्तर भारत को भारत से अलग करा दिया जाए। मणिपुर हिंसा होती है तो हम समस्त भारतीय राजनीति करने निकल पड़ते हैं, सरकार यूं, विपक्ष यूं, सब अपनी अपनी बातें सीखने निकल पड़ते हैं, लेकिन मानसिकता में हम समस्त भारतीय जनता से प्यार करते हैं या उस भूमि के क्षेत्र से। क्या करिएगा उस भूमि का जिस पर आपके अपने ही नहीं होंगे? आपके अपनों की जगह कोई और भी आ गया तो आप उसका क्या कीजिएगा? विचारणीय तथ्य है साथियों, हमारा पूर्वोत्तर भारत जिसके लोगों को इतने भद्दे सूचक नस्लीय शब्दों से संबोधित किया जाता है, उनके साथ नस्लीय टिप्पणी की जाती है, विचारणीय तथ्य है जिन्हें साथ सिस्टर कहकर भारतवासी पुकारते हैं, उनके लोगों को इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता हो। मैं बार-बार बोल रहा हूं, आपको याद है ना ये क्रिएचर जो चाइना जाकर के आया था कि नॉर्थ ईस्ट का रास्ता तो बांग्लादेश होकर गुजरता है। आप लोगों के एकदम आंख बबूला हो गया था कि कैसे इसकी नजर नॉर्थ ईस्ट पर चली गई? कैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के सौदे को ये चाइना में बैठकर कर लिया? बार-बार जब ये ग्रेटर बांग्लादेश की मांग करने उठ पड़ता है, पूर्वोत्तर को बांग्लादेश में मिलाने की बात करता है बांग्लादेश, आपका खून खौल उठता है। आपको दिक्कत होने लगती है जब ग्रेटर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये क्षेत्र भारत से ले लो। क्यों इस तरह की बातें सोचते हैं ये लोग? कारण क्योंकि इन्हें दिखता है कि इनके बीच में तो वैसे ही इतना विभेद है। ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इनको और भड़काने की आवश्यकता है। देश के अंदर अगर इस तरह के सोशल एलिमेंट्स जो सोशल कहलाने लायक नहीं है, इन गैर सोशल तत्वों को, असामाजिक तत्वों को यदि भड़का करके पूर्वोत्तर के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ अगर इस तरह का भेदभाव पनपा दिया किसी देश के दुश्मन ने, तो आप विचार कीजिए देश को बाहरी ताकतें नहीं, हम अंदर से खुद ही। आज कश्मीर में जो घटना घट रही है, कश्मीर के कारण से कश्मीरियों के साथ जो पूरे भारत में घटनाएं हो रही हैं, वो अपने आप में एक चिंता का सबब है। लगता है पाकिस्तान कामयाब हो गया। व्हाइट कॉलर टेररिज्म फैलाकर उसने देश भर में पड़ रहे कश्मीरी छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव देश में होने लगा, मैंने बहुत बार आपको सचेत किया था, ये दुश्मन की साजिश है। वो चाहता है कि आप और कश्मीरी छात्र मिलकर ना रहें। प्लेनर और हाइल्स में बैठने वाले लोग आपस में मिलकर ना रहें, वो चाहता था और वो कामयाब हो रहा है। पूर्वोत्तर में वैसे ही इतनी अस्थिरता की बातें सुनने को मिलती हैं। पता चलता है कि मणिपुर में विदेशी ताकतें सक्रिय होकर मणिपुर हिंसा करा रही हैं। नागालैंड के अंदर म्यांमार से घुसे हुए जो देशद्रोही तत्व हैं, वो अस्थिरता पहचाने की बातें करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना आए दिन धमकी देता है कि मैं इस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा करके बैठ जाऊंगा, ये तो मेरा अपना है। और उसके बावजूद साथियों, क्या हम वाकई में केवल सुर्खियां बनने के लिए ही इन बातों को करते हैं? क्या हम वाकई में इन लोगों की बातों से चिढ़ते हैं, या फिर केवल हमारा देश प्रेम सोशल मीडिया और बयानों में ही निकलता है? जब इस तरह के बयान आते हैं, सोचिए ना, जब राष्ट्रीय एकता ही नहीं तो किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? इसी कारण से तो आप इस तरह की हरकतों को होता देखते हैं। बांग्लादेशी उठा करके कहते हैं कि लो, ये तो पूरा हमारा है। क्यों? क्योंकि भारतीयों में तो एकता है ही नहीं ना। क्यों करेंगे? पाकिस्तानी लोग जिस तरह की तैयारियों के साथ बैठते हैं, आए दिन आपको ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। विचारणीय तथ्य है। और साथियों, ये केवल यहीं तक नहीं, आपकी केवल प्रतिक्रिया, आपकी निंदा, इनके लिए ये बात नहीं है। अगर वास्तविकता में देश प्रेम है ना, हम सबको बहुत ज्यादा सिविक सेंस समझने की आवश्यकता है और उसे कानूनी तरीके से सिखाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कोई गंभीर कानून लेकर आएं। आज हमारे देश में एससी एसटी के लिए एट्रोसिटी एक्ट है। ऐसे ही हम नस्लीय भेदभाव के लिए भी कोई कानून प्रभावी रूप से देश में बनाएं, ताकि उन लोगों को जो समाज के तक खुलेआम इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, उनके अंदर भय हो, उन्हें यह समझ में आए कि इस तरह के नस्लीय भेदभाव हमारे देश को तोड़ने के समान है, कि हमारे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। आज हमारे देश में जब भी कोई घटना घटती है, मणिपुर हमारे देश के अंदर, मेनलैंड इंडिया के अंदर भरपूर चर्चा में रहा कि प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। अपोजिशन ने तमाम प्रकार की चीजें उठाई, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं गए, लो साहब बाद में जाऊंगा, इलेक्शन के बाद जाऊंगा। मणिपुर की हिंसा, हर घटना का जिक्र देश के अंदर बैठ बैठकर हो रहा है, लेकिन मणिपुर के लोगों के प्रति क्या भाव है? कारणीय तथ्य। आचारणीय तथ्य है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यही वो भारतीय हैं, जब यहां से बाहर वो कहीं जाते हैं और उनके साथ भेदभाव होता है, तब वो इसका विरोध करते घूमते हैं कि भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा है। आप खुद से पहले सोचिए कि क्या आप भी ऐसा करते हैं? आप भी ऐसा करते हैं तो क्या आपने कभी इस गलत होते को अपने देश में ऐसा इंप्लीमेंट किया कि लोग आपको एक सिविक सोसाइटी का व्यक्ति माने, इस तरह से आपको ट्रीटमेंट दे कि नहीं भारतीयों को कुछ भी कहना, क्योंकि भारतीयों में अपना आत्मसम्मान इतना जबरदस्त है? हैं? आज दुनिया के अंदर भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव होता है, न्यूज बन जाती है कि साहब देश के रेसिस्ट कमेंट कर दिया गया इंडियंस के ऊपर। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कोई ना कोई विदेशों में अगर कोई व्यक्ति गया है उसके साथ में, चाहे वो काम में गया हो, आप विचार करिए ना, क्या हमारे समस्त भारतीय निकलकर दुनिया भर में जाकर बढ़िया इंजीनियर और डॉक्टर ही बनते हैं? नहीं। बड़ी मात्रा में गल्फ कंट्रीज में लेबर भी बनते हैं, स्वीपर भी बनते हैं, सफाई कर्मचारी बनते हैं, होटल स्टाफ बनते हैं। आपको अगर उसी पहचान के साथ बुलाया जाना शुरू हो, तो आप नंबर उठाइए ना, गल्फ कंट्रीज में जाने वाले बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जो कि सर्विस सेक्टर के काम है, चाहे फिर वो मैसन का काम कर रहे हो, चाहे फिर वो चिनाई का, प्लम्बर का, जो भी काम कर रहे हो, छोटे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब वो है कि आप उसको स्किल्ड के अंदर नहीं स्केल कर पाते कि साहब ये टॉप स्किल्ड लेबर है, आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आपकी छवि भी अगर इस तरह की बन जाए कि इन लोगों में तो सिविक सेंस ही नहीं है, ये तो सब हैं ही इस तरह के। आपको बुरा लगता है जब देश के बाहर हमको इस तरह की गालियां पड़ती हैं? सोचिए ना, जब आपको बाहर गालियां पड़ती हैं तो अपने ही देश में अपनों को गाली पड़े तो कितना गंदा लगे। साथियों, विदेशों में जब घटनाएं होती हैं, हेडलाइन बन जाती हैं। हम विक्टिम बनना पसंद करते हैं, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड कभी हैं ही नहीं। हमें ये सब रोकना होगा साथियों। हमें ये रोकना होगा, हमारे देश को ये पहचानना होगा कि पूर्वोत्तर भारत देश का जबरदस्त अभिन्न अंग है। यहाँ के लोगों की जो बनावट है, जिस तरह के चेहरे की बनावट है, जिस तरह की वेशभूषा है, ये हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का एक पार्ट है। विचार करिए ना, हम पूर्वोत्तर भारत को मेनलैंड भारत से अलग कर रहे हैं, मेनलैंड भारत को दक्षिण भारत में बांट दे रहे हैं, हम भारत को उठा करके दुनिया के सामने कुछ और प्रेजेंट कर दे रहे हैं। चल क्या रहा है? क्या आप खान-पान से पहचानेंगे? किसी को मोमो कहकर पहचानेंगे तो राजस्थानियों को क्या दाल बाटी कह के पहचानेंगे? बिहारियों को क्या चोटी लिट्टी चोखा कह के पहचानेंगे? चल क्या रहा है ये?
हमको ये सब रोकना चाहिए। संवेदनशील समाज की तरह भूमिका निभानी चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए और ये केवल प्रवचन नहीं है साथियों। बुलिंग अगर किसी ने होती देखी है और खुद से महसूस की है, तो वो समझ पाता है कि कितना मुश्किल होता है अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके, पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके, दुर्गम रास्तों से निकल करके काम के लिए बाहर आना। हम ब्लेम और शेम के अंतर को पहचाने साथियों। हमें आवश्यकता है कि हमारे समस्त भारतीय इतनी एकजुटता से रहें कि दुश्मन भी हमें देख करके थर्राए कि नहीं, इधर आंख उठाकर नहीं देख सकते। हमारे देश के अंदर जिस तरह का भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर पनप रहा है, यदि ये भेदभाव दुश्मन को फॉडर के रूप में दिख गया तो उसे गोलियों से हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमें केवल भड़का के ही मरवा देगा। आवश्यकता है हम पहचाने कि हम किस पूर्वोत्तर के साथ हैं। वो पूर्वोत्तर जिसने हमारे देश को ना जाने कितने खास-खास खिलाड़ी दिए हैं। ये वो पूर्वोत्तर जो हमारे लिए बहुत जबरदस्त रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जिसकी जैव विविधता, जिसके प्राकृतिक संसाधन, जिसकी सांस्कृतिक विविधता देश की ताकत है। जिसकी कृषि, बागवानी, जिसकी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, पर्यटन क्षमता, जिसका ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश की ताकत है। इतना खूबसूरत हमारा पूर्वोत्तर अगर इस तरह से ट्रीटमेंट होगा, तो ये हम समस्त भारतीयों के लिए बड़ी शर्म की बात है। मेरे प्यारे साथियों, हम देश में न केवल सरकार से गंभीर कानूनों की मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि मूल अधिकार में जब रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर विभेदन का मना है, तो हमें एंटी रेसिज्म लॉ इफेक्टिव तरीके से चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा कि बीएनएस सेक्शन 196 जो धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव करने पर सजा 3 साल की बढ़ाता है, इसे और गंभीर सजा में तब्दील किया जाए। इसे बिल्कुल उतना ही टफ बनाया जाए जितना कि देश के विरोध में काम करने वालों के लिए बनाया जाए। साथ ही साथ यह भी तय किया जाए कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस कानून को बनाने के बाद अगर यह लगता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उस कानून के लिए भी सेफगार्ड्स तैयार किए जाएं। आवश्यकता है एक सभ्य समाज के रूप में हमें आगे बढ़ने की। उम्मीद करता हूं कि हम समस्त भारतीय निश्चित ही इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमारी सरकारें कानून बनाकर इस दिशा को प्रभावी रूप से एग्जीक्यूट करेंगे। गर्व करिए कि हम भारतीय हैं और ऐसे लोग जो देश के लिए शर्म हैं, उनको हम सबक सिखाएं, उन्हें सिविक सेंस सिखाएं और नहीं माने तो फिर कानून के सामने लेकर खड़े हो जाएं।